आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने भाषण से हजारों की भीड़ को मंत्रमुग्ध कर देने वाले गांधी बचपन में इतने शर्मीले थे कि वो स्कूल से भागकर जल्दी घर आ जाया करते थे ताकि उन्हें दूसरों से बात न करनी पड़े, दूसरों का सामना न करना पड़े। हम सभी को पता है कि गांधी जी को जानवरों से कितना लगाव था, लेकिन उनकी बड़ी बहन रलियत बेन बताती हैं कि बचपन में कुत्तों के कान मरोड़ना उन्हें बहुत पसंद था। ये उनका फेवरेट पास टाइम हुआ करता था। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम गांधी जी से शुरू कर रहे हैं। गांधीज पॉलिटिकल थॉट वीडियो सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम उनकी बायोग्राफी को इंटरेस्टिंग तरीके से एक डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम उनके विचारों को और उनके थॉट प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं गांधी जी के फैमिली का एक छोटा सा फैमिली ट्री। तो गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद उत्तम चंद गांधी। उनकी जो फर्स्ट वाइफ और सेकंड वाइफ थी, उनकी बहुत यंग एज में ही डेथ हो जाती है। फिर वो तीसरी शादी करते हैं, लेकिन तीसरी शादी से उन्हें कोई भी बच्चा या संतान नहीं होता है। फिर अपनी तीसरी पत्नी की इजाजत लेकर के वो चौथी शादी करते हैं पुतली बाई से। करमचंद गांधी और पुतली बाई के 4 बच्चे होते हैं, 3 बेटे और 1 बेटियां, लक्ष्मीदास, रलियत बेन, कृष्णदास और मोहनदास। मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी करमचंद गांधी की चौथी पत्नी पुतली बाई के सबसे छोटे बेटे थे। फिर महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के 4 बच्चे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। अब आइए महात्मा गांधी की महान और रोचक जिंदगी के महत्वपूर्ण पहलुओं को मजेदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के शहर पोरबंदर में होता है। उस वक्त भारत आजाद नहीं होता है, भारत पे अंग्रेजों का शासन होता है, इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होती है। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी जो थे वो हिंदू मोद बनिया कास्ट से बिलोंग करते थे और जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसमें से वो वैश्य वर्ण से बिलोंग करते थे। करमचंद गांधी पोरबंदर स्टेट के दीवान के रूप में काम करते थे। गांधी जी के जन्म के कुछ साल बाद ही वो पोरबंदर छोड़ करके राजकोट चले जाते हैं और वहां काम करने लगते हैं। गांधी जी की माता पुतली बाई प्रणामी वैष्णव हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। वो बहुत ही धार्मिक महिला थी और उनको फैंसी कपड़ों में और गहनों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। ये बात इतनी जरूरी क्यों है? हम सभी को पता है कि गांधी जी बाद में अपना सूट बूट त्याग करके एक धोती में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। हालांकि गांधी जी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत में इतनी गरीबी है तो उन्हें कोई हक नहीं है कि वो जरूरत से ज्यादा चीजें इस्तेमाल करें। लेकिन कहीं न कहीं ये विचार उनके बचपन से आया था, उनके माँ बाप से ही आया था। वो बचपन से ही देखते आए थे कि उनकी माता कितना सरल जीवन जीती थी। उन्हें फैंसी क्लोथ्स और ज्वेलरीज में, गहनों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मोहनदास एक ऐसे घर में बड़े हुए जहाँ पे वैष्णविज्म को फॉलो किया जाता था, जिसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती थी और उनके ऊपर जैनिज्म का भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा। गांधी जी ये समझते हुए बड़े हुए कि कैसे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, दूसरों को हर्ट नहीं करना है, कैसे शाकाहारी भोजन खाना है, कैसे फास्ट यानी कि व्रत करके आप खुद को प्योरीफाई कर सकते हैं, अपने शरीर को प्योरीफाई कर सकते हैं। और वो ये सीखते हुए बड़े होते हैं कि कैसे अगर आपके आसपास के लोगों का बिलीफ यानी कि आस्था अलग हो फिर भी आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मोहनदास अपनी माताजी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। उनकी माताजी बिना प्रेयर किए, बिना पूजा किए खाना नहीं खाती थी और 2-3 दिन तक लगातार उपवास रखना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अपनी माँ पुतली बाई से गांधी जी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, प्रभावित थे। गांधी जी की बड़ी बहन रलियत बेन ने बताया कि गांधी जी बचपन में मरकरी जैसे रेस्टलेस थे। या तो वे अकेले खेलते रहते थे या फिर घूमने निकल जाते थे। उनका फेवरेट पास टाइम था कि वो कुत्तों के कान मरोड़ते थे। ज्यादातर वो अकेले ही रहना पसंद करते थे। बचपन में वे बहुत शर्मीले थे और स्कूल से घर जल्दी आ जाया करते थे ताकि दूसरों से बात न करनी पड़े। भारतीय कहानियां जैसे कि श्रवण कुमार की कहानी, राजा हरिश्चंद्र की कहानी का उनके जीवन पे बहुत गहरा असर हुआ। गांधी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में बताते हैं कि कैसे जब उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा तो उसका उनके जीवन पे कितना गहरा असर पड़ा। नींद में कई बार वे खुद को राजा हरिश्चंद्र समझते थे और तभी से गांधी जी ट्रुथ
यानी कि सच बोलने की ताकत को समझने लगे और उसमें विश्वास करने लगे। वैसे तो मोहनदास बचपन में बिना सवाल पूछे ही अपने बड़ों की बात मानते थे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया जब वो रिबेलियस हो गए। टीनेज का समय था, किशोरा अवस्था थी, जब महात्मा गांधी बहुत रिबेलियस हो गए थे। वो नास्तिक हो गए थे, चीजें चुराने लगे थे, चुपके से स्मोकिंग करने लगे थे, उन्होंने मीट भी खाया। जब उनके परिवार को इसके बारे में पता चला तो वे लोग बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनका परिवार एक धार्मिक परिवार था। लेकिन बाद में गांधी जी ने प्रॉमिस किया खुद को चेंज करने का, और उन्होंने खुद को चेंज भी किया। ये दौर कुछ ही समय तक था उनके जीवन में, जिससे उन्हें बहुत सीख मिली और इसका उनके आगे के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। गांधी जी की शुरुआती शिक्षा दीक्षा उनके जन्म स्थल पोरबंदर के ही एक प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई। वो एक ऑल बॉयज स्कूल था। वहाँ पे गांधी जी ने धूल भरी दीवालों और ब्लैक बोर्ड्स पे उंगली से लिख लिख कर लिखना शुरू किया। शायद इसी के कारण आगे आने वाले जीवन में भी उनकी हैंडराइटिंग कभी अच्छी नहीं हो पाई। लेकिन फिर कुछ ही सालों में उनके पिताजी को नई नौकरी मिल गई और वो पोरबंदर छोड़कर राजकोट चले गए, और गांधी जी भी राजकोट गए और 9 साल की उम्र में राजकोट के ही एक लोकल स्कूल में उन्होंने एडमिशन ले लिया और वहाँ पढ़ाई शुरू कर दी। प्राइमरी स्कूल खत्म होने के बाद महात्मा गांधी हाई स्कूल में आते हैं। 11 साल की उम्र में एल्फ्रेड हाई स्कूल में वो एडमिशन लेते हैं राजकोट में। वो गांधी जो प्राइमरी स्कूल में ज़्यादातर चीज़ों में अच्छे नहीं थे, हाई स्कूल में कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं। वैसे गांधी जी कभी भी मेरिटोरियस नहीं होते हैं, 40-50% मार्क्स ही उनके आते हैं और वो एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनका मोरल एथिक्स हमेशा ही बहुत अच्छा होता है। उनका आचार विचार व्यवहार हमेशा से ही बहुत अच्छा होता है। हाई स्कूल में भी वो बहुत ही शर्मीले होते हैं, कम बात करते हैं, उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं होता है, और उनके कंपेनियन के नाम पे उनके पास उनकी किताबें ही होती हैं, और स्कूल लेक्चर्स को भी, स्कूल लेसन्स को भी वो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादातर मोहनदास अकेले समय बिताना पसंद करते हैं, लंबे वॉक्स पे अकेले जाना पसंद करते हैं, अपनी किताबों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। मोहनदास जब हाई स्कूल में होते हैं और उसके बाद के कुछ सालों तक भी उनका जीवन बहुत ही चुनौती भरा, बहुत ही संघर्ष भरा होता है। 13 साल की उम्र में उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से हो जाता है, और ऐसे में उनको अपने परिवार का ध्यान रखना पड़ता है, जिसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ता है। बाद में उनके पिताजी की तबीयत भी बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पे और भी ज्यादा बुरा असर पड़ता है। इन सब चीजों के कारण हाई स्कूल में उनका बैक आ जाता है और उनको 1 साल ईयर बैक लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ मैनेज करके कैसे भी हाई स्कूल पास कर लेते हैं। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। 1885 बीतते बीतते गांधी जी के पिता की मृत्यु हो जाती है। उसी समय में मोहनदास और कस्तूरबा गांधी की पहली संतान का जन्म होता है और कुछ ही दिनों में उसका भी निधन हो जाता है। तो 16 साल के मोहनदास जो इतनी छोटी उम्र में अपने पिता और अपने पुत्र की मौत देखते हैं, उनके लिए बहुत ही दुखद होती है ये घटना, और इसका बहुत ही गहरा असर उनके मन पे पड़ता है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए गांधी जी हाई स्कूल पास करते हैं और कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। सामलदास आर्ट्स कॉलेज में उनका एडमिशन होता है, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगता है, वो सब्जेक्ट्स उनको पसंद नहीं आते हैं और वो कॉलेज छोड़ करके अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन फिर से कुछ ही समय में वो अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करने का निश्चय करते हैं, और इस बार वो कानून यानी कि लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, और उससे भी बड़ी बात कि वो ये पढ़ाई भारत से नहीं बल्कि इंग्लैंड से करना चाहते हैं। उस वक्त में किसी भी धार्मिक परिवार से किसी बच्चे का विदेश जाना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उसको बुरी आदतें लग जाएंगी। तो मोहनदास की माताजी, रिलेटिव्स और बाकी परिवार वालों को भी उनका विदेश में जाकर पढ़ाई करने का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। लेकिन गांधी जी फिर अपनी माँ के सामने ये कसम लेते हैं कि विदेश में वे कभी मीट नहीं खाएंगे, अल्कोहल को हाथ नहीं लगाएंगे, शराब को हाथ नहीं लगाएंगे और किसी दूसरी औरत के साथ भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। इस तरीके से अपनी माँ को समझा बुझाकर गांधी जी कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले जाते हैं और वहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई करने लगते हैं।
3 साल बाद लॉ ग्रेजुएट होकर महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि उनकी माता जी गुजर चुकी होती हैं और इसके बारे में उनके परिवार वालों ने उनसे नहीं बताया होता है। मोहनदास अपनी माता से बहुत ज्यादा अटैच्ड थे। अपने घर वापस आना और अचानक से अपनी माँ की मृत्यु के बारे में पता चलना और अंतिम समय में भी उनको ना देख पाना, इस बात का महात्मा गांधी को बहुत दुख होता है और इसका उनके मन पे गहरा असर पड़ता है। विदेश में पढ़ने के बाद भी गांधी जी को भारत आकर नौकरी के लिए इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ता है। उसी वक्त गुजरात के कठियावाड़ में एक मुस्लिम मर्चेंट होते हैं जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की साउथ अफ्रीका में एक बहुत सक्सेसफुल शिपिंग बिजनेस था। अब्दुल्ला के कजिन जो कि साउथ अफ्रीका में ही रहते थे, उनको एक लॉयर यानी कि वकील की जरूरत थी अपना केस लड़ने के लिए, और वो लोग चाहते थे कोई ऐसा लॉयर मिल जाए, कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कि भारत का हो, कठियावाड़ी हेरिटेज का हो। और जब दादा अब्दुल्ला को मोहनदास के बारे में पता चलता है कि वो लंदन से लॉ की पढ़ाई करके वापस आए हैं, तो दादा अब्दुल्ला ये प्रस्ताव लेके मोहनदास के पास जाते हैं कि आप 1 साल के लिए साउथ अफ्रीका जाइए और मेरे कजिन का केस लड़िए, आपके जाने की पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी और आपको तनख्वाह भी दी जाएगी। मोहनदास ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो जाते हैं। भारत की तरह ही साउथ अफ्रीका भी उस वक्त अंग्रेजों के अधीन था, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था। साउथ अफ्रीका में उस वक्त बहुत ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। सरकार की पॉलिसीज भी भेदभाव से भरी हुई थी। लोगों को उनके स्किन के कलर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। भारतीय लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि वो सारी पब्लिक फैसिलिटीज जो कि गोरे लोगों के लिए थी, वो भारतीय लोग और काले लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको मारा पीटा भी जाता था, फिजिकल और वर्बल हर तरीके से उनको अब्यूज किया जाता था। साउथ अफ्रीका में अपने स्किन कलर की वजह से और भारतीय होने की वजह से गांधी जी को भी बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार साउथ अफ्रीका में जब वो एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे फर्स्ट क्लास में विद टिकट, फिर भी उनको ट्रेन से निकालकर बाहर फेंक दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे फर्स्ट क्लास में सिर्फ गोरे लोग ही ट्रैवल कर सकते थे। इस इंसिडेंट को गांधी जी ने बहुत सीरियसली लिया। वो साउथ अफ्रीका सिर्फ 1 साल के लिए गए थे, लेकिन 21 साल तक वहां रहे और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस और अनफेयर लॉज के अगेंस्ट लड़ते रहे। नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के हथियार का इस्तेमाल करके उन्होंने साउथ अफ्रीका में भारतीय लोगों के अधिकारों के लिए कैंपेन्स चलाए। उनके साउथ अफ्रीका के एक्सपीरियंसेस ने उनके नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा की फिलॉसफी को ऐसे शेप किया कि उसका इस्तेमाल वो भारत में आजादी की लड़ाई की आंदोलनों में कर पाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु भी कहा जाता है। उन्होंने गांधी जी को रिक्वेस्ट किया कि वो भारत आए और भारत आकर आजादी की लड़ाई में शामिल हो। तो गोखले के रिक्वेस्ट पे गांधी जी 1915 में भारत वापस आ जाते हैं। इंडियन इश्यूज और इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में गांधी गोखले से सीखते हैं और कुछ ही समय में अपने एक्ट्स और अपने एक्शन से भारत में सबके चहेते बन जाते हैं। ब्रिटिश रूल यानी कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ महात्मा गांधी बहुत सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट्स और आंदोलन करते हैं, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है और मेरी कविता की कुछ लाइनें यहाँ सटीक बैठती हैं जो उस वक्त सभी भारतीय लोगों के मन में चल रही थी कि हमारी हंसी का कारण खुशियों की वादी बनके बापू आप आए आजादी बनके। लेकिन इस आजादी के बाद भी बापू खुश नहीं थे। उनका मानना था कि जिस आजादी में अपने ही देश के 2 टुकड़े हो गए हों, उसको किस तरीके से कोई सेलिब्रेट कर सकता है, कोई कैसे खुश हो सकता है। बापू खुश नहीं थे। वो तो साथ रहने में यकीन करते थे, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने में यकीन रखते थे। बापू के मन में भारत को लेकर जो सपना था उसको व्यक्त करती हैं मेरी कविता की कुछ लाइनें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई न निकले बाहर होठ से, बस हिंदुस्तानी जन्मा करते भारत माँ की कोख से। एक ही है जात हमारी, सबका मजहब एक है, अहिंसावाद से भरे दिलों का हर एक इरादा नेक है।
लेकिन बापू का ये सपना पूरा नहीं हो पाया और भारत के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन हाँ, अब भारत आजाद था। 30 जनवरी 1948 का दिन था। शायद आज पहली बार गांधी जी अपनी इवनिंग प्रेयर के लिए लेट हो चुके थे। 5:17 पे वे दिल्ली के बिरला हाउस में होते हैं। तभी भीड़ से एक आदमी निकलकर सामने आता है जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। वो बापू के पैर छूने की कोशिश करता है और अचानक से खड़े होकर 3 गोलियां फायर करके बापू की हत्या कर देता है। और इस तरीके से एक फ्रीडम फाइटर, एक लेखक, एक फिलोसोफर और एक महात्मा का देहांत हो जाता है। वो अपना शरीर त्याग देते हैं। तो ये महात्मा गांधी के जीवन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू थे जो हमने डिस्कस किया, जिसको समझना बहुत जरूरी था। अब बात करते हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबों की, कुछ वर्क्स के उनके। तो उन्होंने हिंद स्वराज लिखा था 1909 में। 1929 में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ नाम से उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। फिर 1948 में उन्होंने लिखा की टू हेल्थ। 1919 में उन्होंने एक इंग्लिश जर्नल स्टार्ट किया था यंग इंडिया के नाम से। और 1933 में उन्होंने इंग्लिश में एक वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया था हरिजन के नाम से। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो गांधी जी ने एस्टैब्लिश किया था, सबसे पहले 1904 में साउथ अफ्रीका के नटल में उन्होंने फिनिक्स सेटलमेंट एस्टैब्लिश किया। फिर साउथ अफ्रीका के ही जोहान्सबर्ग में 1910 में उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म एस्टैब्लिश किया। भारत में गांधी जी द्वारा एस्टैब्लिश किया गया पहला आश्रम था कोचराब आश्रम, जो उन्होंने 1915 में स्टार्ट किया। और कोचराब आश्रम को ही 1917 में शिफ्ट कर दिया गया साबरमती रिवर के किनारे और उसका नया नाम रखा गया साबरमती आश्रम। और 1936 में वर्धा में उन्होंने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। गांधी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी और बाकी कुछ जगहों पर भी डिस्कस करते हैं कि उनके जीवन में उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था, कौन लोग थे, कौन सी किताबें थी। तो उन्होंने रायचंद भाई का नाम लिखा कि रायचंद भाई उनके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। लियो टॉल्स्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इससे भी गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट से गांधी जी बेहद प्रभावित थे। उन्होंने खुद इस बुक को डिस्क्राइब करते हुए इसे मैजिक स्पेल कहा है और उन्होंने खुद इसको गुजराती में ट्रांसलेट किया सर्वोदया के नाम से। अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से वो कितने ज्यादा प्रभावित थे, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अपनी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के 7 चैप्टर्स गोखले को डिवोट कर दिए हैं। गांधी जी ने पहली बार इंग्लैंड में गीता को पढ़ा और ये उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए और वो बाइबल से भी इंस्पायर्ड थे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज जिनसे महात्मा गांधी इंस्पायर्ड थे। तो ये था गांधीज पॉलिटिकल थॉट वीडियो सीरीज का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने उनकी बायोग्राफी को कवर किया, उनके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश की। अब आगे आने वाले पार्ट्स में हम उनके पॉलिटिकल थॉट्स को समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम सेकंड पार्ट में स्वराज के कंसेप्ट से शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।